हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपको कल मैंने पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बताया था। तो जो भी स्टूडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने को सोच रहे हैं तो उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि हमने कल आपको आपके सिलेबस के बारे में बताया था कि कितने आपका क्या क्या सिलेबस में आएगा। और आज से हम आपकी डेली जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम कल आपको मैंने बताया था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी अनुसंधान विधि के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 35 क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, अनुसंधान विधि, ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसे पेपर फर्स्ट का नाम हमने कल बताया था आपको, इसमें से आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जिसमें सामाजिक अनुसंधान या सोशल साइंस रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके उद्देश्य क्या है। तो आज हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे। मे बी आप लोगों को सबको पता होगी, लेकिन एक बार इसको आप वीडियो को केवल देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी, तो उसको आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। कल उसके बाद आपको सोशल साइंस या सोशल रिसर्च के टाइप्स के बारे में बताएंगे, उसका वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सोशल रिसर्च की अर्थ क्या होता है, कि सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, सामाजिक अनुसंधान के अर्थ को समझने से पहले इसके परिचय या इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल रिसर्च। अब सोशल रिसर्च या सामाजिक अनुसंधान को समझने से पहले हम समझेंगे कि ये किस चीज़ का अनुसंधान किया जाएगा। तो सबसे पहले बात होती है आपके नॉलेज या आपके ज्ञान के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले कि नॉलेज या ज्ञान क्या होता है, तो आपको अगर वन वर्ड में अगर आपको बताना है कि ज्ञान क्या होता है, ऐसे तो आप बताएंगे कि ज्ञान ये होता है, ये होता है, लेकिन अगर आपको सही एकदम आपको पूछा जाए एक वर्ड में बताइए कि ज्ञान क्या होता है, तब आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। तो सबसे पहले समझिए कि ज्ञान क्या होता है। तो ज्ञान क्या होगा, ज्ञान वो होगा कि जब व्यक्ति को जीवन में क्या सही है और क्या गलत है का बोध हो जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, ज्ञान कहेंगे, या फिर आपका नॉलेज कहेंगे। व्हेन अ पर्सन नोन व्हाट इज राइट इन लाइफ, व्हाट इज रॉन्ग इन लाइफ, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेट से ये कहा जाएगा, आपका नॉलेज कहा जाएगा। ओके, देन अब आप समझ गए होंगे कि ज्ञान क्या होता है, कि व्यक्ति को जीवन में क्या सही है और क्या गलत का बोध हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, ज्ञान कहेंगे। और इसके अलावा अब ज्ञान का जब विस्तार होगा, इसे आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फिर अनुसंधान के बारे में बताया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया ज्ञान क्या होगा, जब गलत और सही का बोध हो जाएगा किसी भी व्यक्ति को जीवन में, तो वो क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान से ही अनुसंधान का रूप होगा। कैसे, कि ज्ञान का जब विस्तार हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, अनुसंधान कहलाएगा। व्हेन नॉलेज एक्सपेंड इज कॉल्ड रिसर्च, ठीक है। जब आपके नॉलेज को बढ़ावा मिलता है, जब आपका नॉलेज का विस्तार होता है, तो वो क्या रूप ले लेता है, वो अनुसंधान का रूप ले लेता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि अनुसंधान के बिना ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं की जा सकती है। प्रोग्रेस इन नॉलेज विदाउट रिसर्च कैन नॉट बी डन। क्यों, क्योंकि देखिए, जो ज्ञान होता है, एक आपने जैसे कोई भी ज्ञान ले लिए, या आपने समझ लिया सामाजिक अनुसंधान की एक डेफिनेशन याद कर ली कि ये डेफिनेशन होती है, लेकिन उसको आप जब तक समझेंगे नहीं, उस पर जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, वो आपका अनुसंधान या ज्ञान नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छे तरीके से उसे बस याद कर लिया, उसे समझा नहीं हो। समझेंगे तब जब उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है कि अनुसंधान के बिना, अनुसंधान मतलब शोध या रिसर्च, कि किसी चीज़ का रिसर्च करना, उसके बिना ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं की जा सकती है। जब तक आप किसी चीज़ की खोज नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान आपके पास जितना लिमिटेड है उतना ही रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। उसके आगे तभी बढ़ेगा जब आप जानने की जिज्ञासा रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ज्ञान समझ में आया होगा। और ज्ञान से ही जब विस्तार हो जाएगा तो वो क्या रूप ले लेगा, अनुसंधान का रूप ले लेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अनुसंधान को समझने के लिए देखिए, अनुसंधान जो होता है ये इंग्लिश शब्द रिसर्च से बना हुआ है, ठीक है। अनुसंधान किससे बना है, इंग्लिश के शब्द रिसर्च से बना हुआ है। और रिसर्च दो शब्दों से मिला है, एक री से और एक सर्च से बना है। री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है खोज। तो पुनः किसी चीज़ की खोज करना क्या कहलाएगा, आपका
अनुसंधान कहलाएगा। इसको आप अगर रिसर्च को मतलब या पूछ लिया जाए अनुसंधान को अंग्रेजी में किस शब्द से बना है, रिसर्च से बना है। रिसर्च 2 शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। आप लोगों ने इसको शायद याद भी कर रखा होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, री का मतलब होगा पुनः और सर्च का मतलब होगा खोज करना। इस प्रकार पुनः किसी चीज की खोज करना ही क्या कहलाएगा, अनुसंधान कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आप समझते हैं सामाजिक अनुसंधान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि अनुसंधान का प्रयोजन क्या होगा, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्रश्नों का उत्तर देना होगा। देखिए जब किसी चीज़ की पुनः हम खोज करते हैं तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें वैज्ञानिक हो जाती। क्यों? क्योंकि आपने किसी चीज़ की खोज हो गई कि आपने किसी चीज़ को भी मान लिया कि ये चीज़, इसको हम ये बोलते हैं, लेकिन जब उसको आप उसके तथ्य पे पहुंचना चाहते हैं, वैज्ञानिक तथ्य पे पहुंचना चाहते हैं, तो आप उसकी खोज करोगे कि अगर ये चीज़ हुई है तो कैसे हुई है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्रश्नों का उत्तर खोज लेगा। वो क्या होगा, अनुसंधान का एक प्रयोजन होता है कि अनुसंधान किया जा रहा है तो कोई ना कोई प्रयोजन के कारण किया जा रहा है, और प्रयोजन क्या होगा कि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना, ठीक है। और अब आपका अनुसंधान समझ में आ गया, तो सामाजिक अनुसंधान क्या होगा, तो इसी प्रकार सामाजिक घटनाओं से संबंध प्रश्नों का हल वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ढूंढना ही क्या कहलाएगा, सामाजिक अनुसंधान या शोध कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि सामाजिक घटनाएं कई सारी हैं, भूकंप आना, चक्रवात आना, सब चीज़ें हैं, ठीक है। पहले इन सब चीज़ों को क्या माना जाता है, दैवीय माना जाता था कि दैवीय आपदाएं हैं, लेकिन अब क्या है, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा इन प्रश्नों के हल ढूंढे गए हैं, उसके अनुसार उसका निष्कर्ष निकाला गया है। और अब तूफान आने वाला होता है तो पहले से अलर्ट जारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी इन सब चीज़ों की खोज की गई है। लेकिन जब हमारे पास पहले नॉलेज नहीं था तो हम उन्हें दैवीय आपदाएं मानते थे, उसके लिए कई सारे पूजा पाठ और कर्मकांड करते थे। लेकिन अब इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस आ गई है। तो ये क्या अवेयरनेस कैसे आई है, ये इसे कहा जाएगा सामाजिक अनुसंधान। तो आपसे अब कोई पूछे सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, तो सामाजिक घटनाओं से संबंधित प्रश्नों का जब हल, मतलब समाज की जो भी घटनाएं हैं उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न है, उनका हल जब वैज्ञानिक ढंग से हम खोजते हैं तो वो क्या होगा, सामाजिक अनुसंधान या शोध कहलाएगा। तो आप लोगों को एक लाइन में बता देते, ज्ञान क्या होगा, जब व्यक्ति को सही और गलत का पता चल जाता है जीवन में कि क्या सही है क्या गलत है, वो ज्ञान होगा। जब ज्ञान का विस्तार हो गया तो वो क्या कहलाया, वो अनुसंधान कहलाया। और अनुसंधान क्यों कहलाया, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा हमने उन सब चीज़ों को सीखा है। और उसके बाद जब सामाजिक घटनाओं को हम वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्रश्नों के हल निकालते तो वो क्या होगा, सामाजिक अनुसंधान या शोध कहलाएगा। आई होप आपको अनुसंधान, ज्ञान और सामाजिक अनुसंधान अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाएं देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशंस ऑफ सोशल रिसर्च के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमने परिभाषाएं दी हैं, ये परिभाषाएं आपके किसी न किसी पेपर में पूछी गई हुई हैं। तो ये ज़्यादा संभावना बनती है कि सामाजिक अनुसंधान से अगर कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी तो यही अधिकतर पूछी जाती हैं। तो वही मेन हमने आपको डेफिनेशन दी है। बाकी आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, हर जगह से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है आपको सेलेक्टिव पढ़ाना, जिससे आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। सीए मोजर, देखिए ये आई हुई है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में। तो जाहिर सी बात है ये आई हुई है तो कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। तो सीए मोजर क्या कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, तो देखिए सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्था, छानबीन या खोज को ही क्या कहेंगे, सामाजिक अनुसंधान कहेंगे, ठीक है। सीए मोजर क्या कहते हैं कि जब हम सामाजिक घटनाओं या समस्याओं के संबंध में कोई नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए की गई कोई व्यवस्था, छानबीन या खोज क्या कहलाएगा, सामाजिक अनुसंधान कहलाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखा है, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश के हैं वो इसे पढ़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जो है डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पीवी यंग के द्वारा। ये भी देखिए उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2012 में पूछी गई। तो जाहिर सी बात है ये भी कई बार पूछी जा गई होगी और आ भी सकती हैं, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन नहीं किया है कि कब कब पूछी गई हैं। जो भी हमें मिला है मैंने एक बार नोट डाउन कर दिया कि देखिए पूछी गई ये डेफिनेशन है। तो जाहिर सी बात है इन्हें जरूर याद रखिएगा और अदर पढ़ने के अलावा। तो पीवी यंग कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारंपरिक संबंधों, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन को सुनियोजित पद्धति है। तो ये सब जो डेफिनेशन से याद कर लीजिएगा, किसकी डेफिनेशन से ये याद कर लीजिएगा क्योंकि यही रिपीटेड होती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। तो यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन है
बोगार्डस के अनुसार क्या कहा गया है, तो एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही क्या कहलाएगी, सामाजिक अनुसंधान कहलाएगी। जब एक साथ लोग रहते हैं क्रियाशील और उनके बीच अंतरक्रिया प्रक्रियाएं होती हैं तो यही क्या कहलाएगा, यही खोज जो कहलाएगा वो सामाजिक अनुसंधान कहलाएगा। ये बोगार्डस कहते हैं। यहाँ पे मैंने नोट डाउन नहीं किया है, शायद में भी टाइपिंग मिस्टेक है, वरना ये भी कहीं ना कहीं आपकी पूछी गई है। तो हमने जो भी आपके एग्जाम में पूछी गई परिभाषाएं सामाजिक अनुसंधान से उन्हीं को लाए हैं। बाकी आप ऑल अदर्स अगर पढ़ना चाहें तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि ज्ञान क्या है, अनुसंधान क्या है, सामाजिक अनुसंधान क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। अब हम बात करेंगे जो सामाजिक अनुसंधान या सोशल रिसर्च होता है उसकी प्रकृति या नेचर क्या होता है, नेचर के बारे में जानेंगे। कोई से पूछे कि कोई भी पूछ ले आपसे कि सामाजिक अनुसंधान की क्या प्रकृति होती है, तो सबसे पहला आप अगर कुछ बोलेंगे तो उसका जो नेचर होगा कैसा होगा, वैज्ञानिक होगा, ठीक है। सबसे पहला आपके मुंह पे अगर कोई भी वर्ड आना चाहिए कि सामाजिक अनुसंधान या सोशल रिसर्च का नेचर या प्रकृति क्या होती है, तो वो होती है आपकी वैज्ञानिक, क्योंकि इसमें रिसर्च मतलब पुनः इसकी खोज करके इसके प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, वैज्ञानिक हो जाती है। और उसके अलावा सामाजिक संबंधों के बारे में नवीन तथ्यों की खोज करना, जो हमारे सामाजिक संबंध हैं जो जैसे हैं उसके अनुसार हम उनकी खोज करते हैं और नए तथ्यों को भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ की पुनः खोज की जाएगी तो जाहिर सी बात है उसके बारे में हमें जितना ज्ञान है उससे आगे का ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये भी सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति के बारे में। दूसरा, अगर तीसरी बात करें तो प्राचीन तथ्यों का पुनर्परीक्षण व सुधार करना भी क्या होगी, इसकी नेचर होगा कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही पुनर्परीक्षण पुनः खोज किया जाता है और उसमें जो कुछ गलतियां होती है उसमें क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। तो देखिए सामाजिक अनुसंधान के नेचर के बारे में 3 चीज़ें आज तक पूछी गई थी, वही मैंने आपको यहाँ पे दिया है। जो मेन है मैंने वहाँ यहीं पे आपको पढ़ा रहे कि अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो काफ़ी कुछ आपका आगे एग्जाम के लिए सहयोग करेगा। और अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं और बाकी आपका PDF हम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखिए नेचर या प्रकृति को समझ चुके हैं, तो अब बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं। तो सोशल रिसर्च ऑब्जेक्टिव, इसके बात करेंगे। तो उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं, 2 वर्गों में बांट सकते हैं। जो सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य होते हैं उन्हें 2 वर्गों में बांटते हैं। एक पहला होता है शैक्षणिक या सैद्धांतिक उद्देश्य और दूसरा होता है व्यवहारिक उद्देश्य। अब बताइए कोई भी पूछे ये शैक्षणिक या सैद्धांतिक उद्देश्य क्या होता है, या आपसे पूछे व्यवहारिक उद्देश्य का मतलब क्या होता है। तो देखिए शैक्षणिक या सैद्धांतिक उद्देश्य का मतलब होगा ज्ञान की समझ व बोध को बढ़ाना, ठीक, ये सैद्धांतिक बोला जाएगा या शैक्षणिक बोला जाएगा। वहीं व्यवहारिक उद्देश्य की अगर बात की जाए कि क्या होते हैं, तो समाज में विद्यमान कारण को जानने का प्रयास करना क्या होगा, व्यवहारिक हो। अब जो ये शैक्षणिक या सैद्धांतिक उद्देश्य है और ये व्यवहारिक उद्देश्य है, इसको भी 4 भागों में बांटा जा सकता है। आइए इसको भी देखते हैं। तो देखिए शैक्षणिक या सैद्धांतिक उद्देश्य को कितने भागों में उपभागों में बांट सकते हैं, 4 उपभागों में। तो शैक्षणिक के अध्ययन अंतर्गत जैसे ज्ञान या समझ को बढ़ाते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या क्या समझेंगे, जैसे कि सामाजिक जीवन या घटनाओं के बारे में ज्ञान होना। दूसरा, सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले प्रक्रियात्मक संबंधों का भी ज्ञान होना। तीसरा, सामाजिक घटनाओं में अंतर्निहित स्वाभाविक नियमों को ढूंढ निकालना। और चौथा, प्रयोग से तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करना। प्रयोग से जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण भी सैद्धांतिक या शैक्षणिक उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर बात करें व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो व्यवहारिक उद्देश्य को भी 4 उपभागों में बांटा है। पहला है कि सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करना। देखिए व्यवहार हो जाएगा, जैसे कि आपका किसी के साथ व्यवहार होता है, एक कम्युनिकेशन होता है, तो उसी तरह जब पहले तो हमको केवल सामाजिक समस्याओं के बारे में वो होता है कि हम उसके लिए जानते हैं कि कितना ये क्यों हो रहा है, लेकिन जब उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे तो ये कौन सा उद्देश्य आपका बन जाएगा, ये व्यवहारिक उद्देश्य बन जाएगा। दूसरा, सामाजिक नियंत्रण में सहायता करना, कि समाज में जो भी चीज़ें हों उसको एक नियंत्रित रूप में चलाएं, तो ये कौन सा उद्देश्य होगा, ये होगा व्यवहारिक उद्देश्य। और तीसरी बात की जा रही है सामाजिक योजनाओं को बनाने में सहायता करना। और चौथी, सामाजिक संघर्षों की स्थिति दूर करने में सहायक। अब सामाजिक संघर्ष क्या क्या होंगे, जैसे कि बेकारी हो गई, गरीबी हो गई,
ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, सामाजिक संघर्ष की स्थिति होती है। तो इनको दूर करने का प्रयास करना भी कौन से उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। व्यवहारिक उद्देश्य मतलब आपके व्यवहार, आपके नेचर पे डिपेंड है कि आप सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप नियंत्रण में ले रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या, आप अपने घर को सोच लीजिए कि घर में कोई भी समस्या आती है उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे, तो ये आपके व्यवहार पर निर्भर होगा। ठीक है, आप योजनाएं बनाएंगे कि कैसे हमारा डेवलप हो, आप सब परिवार में नियंत्रण में रखेंगे कि सब लोग अच्छे से रहें। दूसरा, जो भी संघर्ष, जो भी स्थितियां, समस्याएं आती हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करेंगे, तो ये व्यवहारिक उद्देश्य हो जाएंगे। और उधर जो भी आपको वो थे शैक्षणिक उद्देश्य के, उनमें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको खोज करना, पुनर्परीक्षण करना, प्रयोगशील तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्षों को निकालना, ये सब क्या होगा, ये शैक्षणिक या फिर सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आई होप आपको सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य दो थे, जो कि शैक्षणिक या सैद्धांतिक, दूसरा व्यवहारिक। अब शैक्षणिक सैद्धांतिक के अंतर्गत किन किन उद्देश्यों को रखेंगे और व्यवहारिक के अंतर्गत वो मैंने आपको बता दिया। इसे आप चाहें तो आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। आइए अब बढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं। तो अब सामाजिक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ सोशल रिसर्च, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो इसका नेचर था वही इसकी विशेषता भी हो जाएगी। क्या होगी कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, वैज्ञानिक योजना होती है। ठीक है, यही इसका नेचर भी होगा, यही इसकी विशेषता भी, सबसे प्रमुख विशेषता यही रहेगी। दूसरा, यह सामाजिक जीवन की घटनाओं से क्या होता है, संबंधित होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अनुसंधान क्या होगा, वो तो होगा कि आप वैज्ञानिक निष्कर्ष पहुंचना किसी भी प्रश्न पर, लेकिन जब सामाजिक लग जाता है तो सामाजिक जीवन की घटनाओं से संबंधित जो भी हम खोज करेंगे वो सामाजिक अनुसंधान कहलाएगा। ठीक है। तीसरा, सामाजिक अनुसंधान द्वारा नवीन तथ्यों का पता लगाया जाता है तथा पुराने तथ्यों का प्राप्त ज्ञान का क्या किया जाता है, सत्यापन किया जाता है। ये भी अनुसंधान की विशेषता होगी। और चौथी अगर विशेषता की बात करें तो सामाजिक अनुसंधान द्वारा विभिन्न तथ्यों के बीच संबंधों की भी खोज की जाती है। तो ये सब प्रमुख विशेषताएं हैं। ये वैसे तो बहुत कम है कि आता है, ये पूछा जाता है कि सामाजिक अनुसंधान की क्या विशेषताएं होंगी या मेन फीचर्स क्या होंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार अगर पढ़ रहे हैं बेसिक से तो सब चीज़ों को एक बार समझते हुए चलिए। कि आपसे कोई भी पूछ ले कि सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या होंगी, सबसे पहले वैज्ञानिक, नेचर क्या होगा इसका, वैज्ञानिक होगा, समाज से संबंधित है इसलिए सामाजिक जीवन से संबंधित होगा। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आप चलिए। आइए अब आगे भी समझते हैं इसमें क्या है। अब बात करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या होता है या इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बात करेंगे सामाजिक कल्याण में ये सहायक होता है। जाहिर सी बात है, जब हम समाज के बारे में इतना ज़्यादा खोज कर रहे हैं, उसको वैज्ञानिक स्तर तक ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए क्या होगा, सिद्ध कल्याण में सहायक होगा। दूसरा, अज्ञानता व अंधविश्वास को मिटाने में सहायक, जैसे कि हमने अभी बताया था कि प्राकृतिक आपदाएं जो पहले आती थी वो प्रकोप माना जाता था, वो उस समय उससे कर्मकांड, कई सारे जादू टोना सब किए जाते थे। अब क्या हुआ, जब आपका ज्ञान में वृद्धि हुई, जब खोज हुआ तो कई सारी चीज़ों में डेवलप हुआ, तो अज्ञानता भी मिटी और अंधविश्वास भी मिटा। तो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ये संभव हुआ। तीसरा, सामाजिक समस्याओं के निष्पक्ष विश्लेषण में भी सहायक होगा, कि जो भी सामाजिक समस्याएं हो उसका एक निष्पक्ष विश्लेषण हो, किसी का पक्षपातपूर्ण विश्लेषण ना हो। ठीक है। चौथा, सामाजिक नियंत्रण में सहायक होगा। जाहिर सी बात है, सामाजिक नियंत्रण रहेगा तभी समाज अच्छे से चल पाएगा। तो सामाजिक अनुसंधान एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस ये भी होती है। दूसरा, ये आपका फीचर्स में भी आ जाएगा। ठीक है। और पांचवी की बात करें तो ज्ञान के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है। ज्ञान के विकास में सहायक भी सामाजिक अनुसंधान होगा, वरना अगर आपका ज्ञान जितना है अगर उतना ही रखेंगे तो वो आपका ज्ञान ही माना जाएगा। ज्ञान अनुसंधान तब बनेगा जब आप ज्ञान में अपने विकास करेंगे। तो ज्ञान के विकास में सहायक भी सामाजिक अनुसंधान ही के कारण होता है। ठीक है। अब समझते हैं। तो अगर बात करें सामाजिक अनुसंधान के सोपान या स्टेप इन सोशल रिसर्च, मतलब आप अगर कभी सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो ऐसे नहीं कि आप गए तुरंत तो आपने अनुसंधान स्टार्ट कर दिया। उसके लिए भी आपको रणनीति या एक चरण बनाना पड़ता है, एक स्टेप बनाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे हम किसी भी स्टेप पे चलेंगे तभी समस्या का समाधान कर पाएंगे। ठीक है। तो समस्या का समाधान करने के लिए आपको कई सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप जो रहेगा वो रहेगा आपका समस्या का चयन व विश्लेषण। ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, समस्या का चयन करना और उसका विश्लेषण करना। तो देखिए, कोई भी अनुसंधानकर्ता जो होगा, जिससे अनुसंधान करना है, वो क्या करेगा, उस क्षेत्र विशेष को
चुनेगा जहाँ पे समस्याएं हैं, जहाँ उसे समस्या का चयन करना है, ठीक है, तो उन समस्याओं को जानने का वो प्रयास करेगा। उनसे उस समस्या से संबंधित जो भी पुस्तकें होंगे, विवरण होंगे, संदर्भ ग्रंथ होंगे, पत्र पत्रिकाएं होंगे, इन सब का वो अध्ययन करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा कि अध्ययन क्षेत्र का चुनेगा कि अध्ययन क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में समस्या का चयन व विश्लेषण के बारे में बात करेगा। अब दूसरा, जब उसने समस्या को पता लगा लिया और क्षेत्र को ढूंढ लिया कि किस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में हमें अध्ययन करना है, तो दूसरा क्या होगा, उपकल्पना का निर्माण। अब ये उपकल्पना क्या होगी, तो उपकल्पना एक ऐसा प्रयोग होता है या एक ऐसा सामान्यीकरण होता है जिसकी वैधता की जांच अभी बाकी होती है, ठीक है। ये लुंडबर्ग ने बोला भी है कि उपकल्पना एक ऐसा प्रयोग संबंधी सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच अभी बाकी है, क्योंकि उपकल्पना जो होता है हमारे द्वारा सोचा गई उस समस्या से संबंधित एक ऐसी कल्पना होती है जिसको हमें अभी वैध रूप देना है, ठीक है। उपकल्पना को सोच के ही हम आगे आगे स्टेप को फॉलो करते जाते हैं। और उसके बाद तीसरा है तथ्यों का अवलोकन। अब उस समस्या का चयन करने के बाद, उपकल्पना का निर्माण करने के पश्चात क्या होता है, तथ्यों का अवलोकन। मतलब तथ्य मतलब जो समस्या से संबंधित तथ्य हैं उनका अवलोकन करना, उन्हें देखना कि वो तथ्य उस समस्या से संबंधित हैं या नहीं हैं। इन सब चीज़ों का अवलोकन किया जाता है। इस के अंतर्गत क्या होंगे, इसमें प्राथमिक तथ्य भी आते हैं और द्वितीयक भी आते हैं। मतलब प्राथमिक स्रोत भी के अंतर्गत भी आते हैं और द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत में जैसे सरकारी रिकॉर्ड हो गए, व्यक्तिगत डायरिया होगी, जैसे कोई भी समस्या हुई तो उसके लिए हम खोज करेंगे कि इसके लिए क्या क्या पहले लिखा हुआ था या कहाँ पे क्या लिखा है, क्या चीज़ हमसे कहाँ से मिल सकती, वो सब सूत्रों के द्वारा हम तथ्यों का अवलोकन करेंगे। फिर क्या, वो जो तथ्यों का अवलोकन करते हैं उन तथ्यों को वर्गीकरण करेंगे और सारणीकरण करेंगे कि तथ्यों का किस तरह से वर्गीकरण करेंगे कि कौन से तथ्य हम पहले उपयोग में लेंगे, अगर वो फॉलो नहीं होते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट लेंगे, फिर नेक्स्ट लेंगे। इस तरह से करके तथ्यों का वर्गीकरण और सामान्यीकरण किया जाता है। फिर उसके बाद सामान्यीकरण को बात करेंगे। सामान्यीकरण पांचवा चरण होगा, जिसमें क्या होगा कि अनुसंधानकर्ता उपकल्पना, अवलोकन, संकलन और वर्गीकरण के आधार पर जो अध्ययन वस्तु से संबंधित विभिन्न नियमों का निर्माण करेगा, उसका अनुसरण करेगा और उसे एक वैज्ञानिक नियम के द्वारा ढाल देगा कि इस वैज्ञानिक नियम के आधार पर चल के ही हम हर चीज़ों को पा सकते हैं। और फिर छठा क्या होगा, प्रतिवेदन। मतलब उसको एक लिखित रूप में दे देता है कि इसके आधार पे इसको हम सरलतापूर्वक इस अनुसंधान पे पहुंच सकते हैं, उसको एक प्रतिवेदन के रूप में दे देगा। तो ये आपके 6 चरण होते हैं किसी भी सामाजिक अनुसंधान को करने के लिए। ये सामाजिक अनुसंधान करने के लिए भी आपको स्टेप फॉलो करना पड़ता है कि इन स्टेप पे जाके आप अपने निष्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक अनुसंधान के ये मुख्य या संक्षेप में पूछिए ये चरण होते हैं। लेकिन कई सारे विचारकों ने भी अपने अपने चरणों को बताया है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि लुंडबर्ग ने 4 चरण बताए हैं कि सामाजिक अनुसंधान के होते हैं, ठीक है। जिसमें से इन्होंने जैसे काम चलाओ प्रकल्पना पहला बताया, दूसरा तथ्यों का अवलोकन और लेखन बताया, तीसरा तथ्यों का वर्गीकरण और संगठन बताया और चौथा सामान्यीकरण निकालना। तो इन्होंने 4 ही बताए। उसी तरह श्रीमती पीवी यंग ने भी कितने बताए हैं, 4 चरण बताए हैं। और WG सुटलर ने कितने बताए हैं, 15 स्तर बताए हैं कि हमें सामाजिक अनुसंधान करना है, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना है, तो 15 चरणों या स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही डॉक्टर HK कपिल ने अपनी पुस्तक अनुसंधान विधियों में कितना दिया है, 14 चरणों का उल्लेख किया है। तो इसके अनुसार आप देखिए सामाजिक अनुसंधान का जो हमने संक्षेप में आपको बताया 6, वो तो फॉलो करते ही हैं उसके आधार पे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी भी विचारक के बारे में कि इन विचारक ने कितने चरण फॉलो किए हैं, कितने बताया कि सामाजिक अनुसंधान में चरण या स्टेप होने चाहिए, तो उस आधार पे हमने आपको यहाँ पे चारों लिख दिए हैं कि लुंडबर्ग ने 4 बताए हैं, श्रीमती पीवी यंग ने भी 4 बताए हैं, WG सटलर ने 15 बताए हैं और डॉक्टर HK कपिल ने कितने बताए हैं, 14 बताए हैं, ठीक है। और इसको बहुत ही डीपली पढ़ने के लिए हम अपना एक नोट्स तैयार करें, वो आप लोगों को जब चाहिए होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, फिर आप लोगों को किसी तरह प्रोवाइड कराया जाएगा। और बाकी उसके अलावा आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उससे आप ले सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके आगामी जो भी समाजशास्त्र के स्टूडेंट है, आगे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। तो जैसे कि हमने कल आपको बताया था
कि आप लोगों को हम डेली वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, तो आपको आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस या पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। अब आइए सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं के बारे में समझते हैं कि इसमें क्या क्या समस्या आती है। देखिए, चरण फॉलो कर लिया आपने, हर चीज़ों का महत्व, इम्पोर्टेंस समझ ली, विशेषताएँ समझ लिया, तो कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है समस्या भी आएंगी। तो उन समस्याओं को भी समझते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं, सोशल रिसर्च प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी। सबसे पहले प्रयोगात्मक शोध का इसमें अभाव होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई साइंस नहीं है, कि कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, आपके समाज के संबंध हैं, उनका आपको वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना है। तो सबसे पहला अभाव क्या होगा? प्रयोगात्मक शोध का अभाव होगा। दूसरा क्या होगा? वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में भी कठिनाई आएगी। और तीसरा है अवधारणाओं में स्पष्टता का भी अभाव होगा। जो भी अवधारणाएं दी जाएंगी उसको आप स्पष्ट रूप में नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए कई सारी अवधारणाएं आई हैं और हर विचारक की अलग अलग अवधारणाएं होती हैं। तो स्पष्ट रूप में आप नहीं कह सकते कि इसका केवल एक ही आपका उत्तर निकलता है। तो इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं सामाजिक अनुसंधान की तरफ से समस्याएं आएंगी। चौथा, प्रमाणीकृत की समस्या, ठीक है, ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम आएगी कि ये एकदम ऑथेंटिक है, इस चीज़ को नहीं कह सकते। और फिर सुनिश्चित माप की समस्या आएगी। और सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति होती है, क्योंकि सामाजिक घटनाओं को ये नहीं कि एक ही लोगों के, सामाजिक घटनाएं तो बहुत विशाल हैं और कह लीजिए एक बहुत जटिल प्रकृति होती है उसकी, क्योंकि एक रिलेशन से कई रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आप पूरे, अगर आप देश या विश्व की बात करते हैं, वहाँ तो कई सारी सामाजिक घटनाएं होती हैं, उनको समझना और उनका अनुसंधान करना, तो एक कहीं ना कहीं जटिल प्रकृति इसकी कही जा सकती है। कि नेचर अगर पूछा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर इसका होगा। और उसके अलावा अब अगर बात करें तो देखिए, पहले ही हमने बोला था कि आपको फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होगा। दूसरा, आपके सिलेबस नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जो कि टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से आप ले सकते हैं। और जो लास्ट में है, आपको 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया जाएगा। उसके अलावा जैसे हमने आज आपको अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, इम्पॉर्टेंस, समस्या और स्टेप, ये सब चीज़ें बताया। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या आए हुए हैं, उसका हम आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपका एक चैप्टर या एक टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिस तैयार होता रहे। और आप इसी तरह सहयोग बना के रखिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। And thank you for watching my channel.